अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। नई शुरुआत नए हफ्ते के लिए पूरा हफ्ता जनाब सामने पड़ा हुआ है। लेकिन बात यह है कि चाहे हफ्ते का आगाज़ हो या चाहे हम वीकेंड के जाने बढ़े हो, कोई शख्स भी अपनी ज़िंदगी में खुश दिखाई नहीं देता है। ऐसा लग रहा है कि एक दौड़ लगी हुई है और हम सब लोग इस दौड़ का हिस्सा हैं। और अगर हम कुछ अचीव भी कर लेते हैं तो हम उससे सेटिस्फाई नहीं है, हम उससे खुश नहीं हैं। किसी के पास कितनी भी नेमतें हैं, लेकिन मजाल है कि ग्रैटिट्यूड का एक रवैया हो, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए। ऐसा क्यों है? कभी आपने सोचा है, कभी मैंने सोचा है, कभी हम तमाम लोगों ने गौर व फिक्र किया है कि अल्लाह की दी हुई कितनी सारी ब्लेसिंग्स हैं हमारे ऊपर, जिनमें से सबसे जो एक बड़ी ब्लेसिंग है वो एक अच्छी सेहत है। उसके बाद फिर दूसरी चीज़ें, मटेरियलिस्टिक चीज़ें स्टार्ट होती हैं ना। अगर आपकी सेहत ही अच्छी नहीं है तो फिर तो दुनिया की कोई भी चीज़ आपको अच्छी नहीं लगेगी। बीमार हो तो खाने तक का जायका जो है वो बेकार लगता है, कुछ महसूस नहीं होता। तो जनाब, हर एक की जो ज़िंदगी की स्ट्रगल है वो डिफरेंट है, वो डिफ़िकल्ट है, वो आसान नहीं है। हमें लगता है कि हम बड़े तीस मार खान हैं, हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। हर एक का एक वक्त होता है। वक्त कैसे कि कोई शख्स अपनी तालीम 22 साल की उम्र में मुकम्मल कर लेता है, लेकिन 5-6 साल तक धक्के खाता रहता है, उसको वक्त पे नौकरी नहीं मिलती। जबकि उसके बरक्स कोई शख्स 25 बरस की उम्र में ही किसी बड़ी सी कंपनी का CEO बन जाता है। जबकि कोई शख्स 50 साल की उम्र में जाके किसी कंपनी का CEO बनेगा, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि वो 100 साल तक जिंदा रहता है। तो ये स्ट्रगल हर एक की डिफरेंट है। ओबामा 55 की उम्र में रिटायर्ड हो गए, जबकि ट्रंप ने 70 की उम्र में ही अपनी आगाज़ किया, एक स्टार्ट किया। तो ये सबकी स्टोरी डिफरेंट है। कोई शख्स जिसका रोज़गार बहुत अच्छा है, इनकम बहुत अच्छी है, रिस्क बहुत अच्छा है, लेकिन वो गैर शादीशुदा है, फैमिली साइड से सेटिस्फाई नहीं है। जबकि अगर इसके बरक्स देखा जाए तो किसी का रोज़गार इतना अच्छा नहीं है, इनकम इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बच्चे हैं, फैमिली है, लेकिन वो उसी में खुश हैं। कुछ लोग सारी ज़िंदगी मेहनत करते रहते हैं, भाग दौड़ करते रहते हैं, लेकिन उनको एड़ियाँ ही रगड़नी पड़ती हैं, स्ट्रगल ही करनी पड़ती है। जबकि उसके बरक्स कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इतनी कोशिश नहीं करनी पड़ती, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन उनको अल्लाह की हर नेमत मिल जाती है। तो हमें कंपैरिजन से बाहर निकलना है। हमने ये सोचना है कि अल्लाह ताला ने ये जो डिवीज़न की हुई है ना हम तमाम लोगों के साथ, ये कुछ सोच के उसने की हुई है। वो उस बंदे पर उतना ही बर्डन डालता है, उतना ही बोझ डालता है जितना वो बर्दाश्त कर सकता है। और दूसरी बात ये सारी तमहीद बांधने का मकसद ये है कि हर चीज़ का एक वक्त मुतय्यन है और उस वक्त पर ही आपको वो चीज़ मिलनी है। तो जितना जब रब ने अता किया है उसमें उतने में खुश रहना सीखें, क्योंकि आपका भी वक्त आएगा, हम सब का वक्त आएगा। और वो जब आएगा फिर हम देखेंगे कि अल्लाह ताला जो है वो कितना बड़ा राज़िक है, वो कितना रहीम है और करीम है। तो बहरहाल खुश रहना सीखें। प्रोग्राम को जनाब हम ज़रा अब आगे बढ़ाते हैं। मिजाज आज मेरे बिल्कुल तब्दील हो गए। जब घर से निकले तो सूरज की किरणें नहीं थी, धूप नहीं थी, आसमान पर ज़रा हल्के हल्के बादल थे। लेकिन जैसे ही सफ़र के जाने बढ़े, दफ्तर के जाने बढ़ना शुरू किया, तो बादल जो हैं वो भी बढ़ते गए और जो है रात का समा महसूस होने लगा। फिर थोड़ा सा जब और आगे बढ़े तो बारिश की घन गरज और मौसम तब्दील हो गया और बहुत ही हसीन मौसम लाहौर का मैं समझती हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग, सच बात आपको बोलूं, बिल्कुल दिल नहीं था कि ऑफिस आया जाए, बिल्कुल दिल नहीं था कि आज काम किया जाए। आज दिल ये, बल्कि मियाँ साहब को मैसेज पे चला गया है कि भाई ऑफिस के बाद किसी लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, कोई चाय, कोई समोसे, पकौड़े, कोई ड्राइव का मजा लें, कोई जिंदगी का भी। अच्छा, ये छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं जो मेरे ख्याल से हमें एंजॉय कर लेने चाहिए। हम यही सोचते रहते हैं कि नहीं अब क्या जाएंगे, ऑफिस के बाद क्या करेंगे, जाके यार रेस्ट कर लेते हैं, आराम कर लेते हैं, अब तो पूरा महीना बारिशें ही रहनी है, बरसात ही रहनी है, तो देखी जाएगी। आई मस्ट से कि हमें ये जो छोटे छोटे लम्हात हैं, अगर आपका दिल जिस वक्त जो कर रहा है यार कर उठें, उसी वक्त उस लम्हे को, उस दिन को आप जी लें। चले जरा मौसम की बात करते हैं। हमारे न्यूज़ रिपोर्टर जनाब कौन है हमारे साथ, अली मिर्जा। अली मिर्जा से जरा मौसम का हाल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी रेनी डे अली मिर्जा।
बहुत बहुत मुबारक हो। त्योहार आपको पहले से भरपूर बारिश का। अली मिर्ज़ा, आपको हम सुन नहीं पा रहे हैं, वरना हम ज़रूर चाहते हैं कि मौसम का अहवाल ज़रा जो है हम अपनी ऑडियंस तक भी पहुंचाएं। आप ज़रा माइक शेक अपने करीब करें। आई एम श्योर हवा भी बहुत तेज़ है और बारिश भी बहुत तेज़ है, और ऐसे में लाइव रिपोर्टिंग करना इज़ डिफ़िकल्ट, नॉट एन ईजी टास्क। बहुत मुश्किल है जब पूरे भीगे आप हुए हो। तो अली मिर्ज़ा से ज़रा एक और बार कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और जितने लोग हमारे पाकिस्तान के दूसरे शहरों में मौजूद हैं और इस वक्त गर्मी खा रहे हैं, उन तक हम ज़रा मौसम की अच्छी खबरें पहुँचा के ज़रा ठंडी हवा का झोंका पंजाब से, लाहौर से जरा उनकी तरफ हम भेजते हैं। अली मिर्जा, इफ यू कैन हियर मी तो मुझे बताइएगा मौसम कितना एंजॉय कर रहे हैं भाई लाहौर वाले? उम्मीद करता हूँ कि आपको भी मेरी आवाज आ रही होगी। हाँ जी, आ रही है, अब आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मैं आपको लाहौर शहर के मौसम की बात बताऊं तो सख्त गर्मी के बाद जो है मानसून की भरपूर बारिश का आगाज जो है वो हो चुका है। तेज और सर्द हवाओं का राज जो है वो लाहौर शहर पर बिल्कुल जारी है, और लाहौर के बेशक तमाम देखने वाले भी हर जानते हैं कि वो किसी भी मौके को जो है वो हाथ से जाने नहीं देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लाहौरिये जो है वो सख्त गर्मी हो या बारिश हो या मौसम सर्द हो, हमेशा कोई ना कोई प्लान जो है वो लाहौरियों के जो है वो जारी रहते हैं। और मानसून की बारिशों के बेशक लाहौर शहर की सड़कें तो गीली होंगी, लेकिन ठंडी हवाओं का को एंजॉय करने के लिए लाहौरिये जो है वो घरों से बाहर निकलने की जो है वो तैयारी किए हुए हैं। आपको इतना दे दूं, इस टाइम मैं लिबर्टी चौक पर मौजूद हूँ, तो काफी ज्यादा लोग जो है वो यहाँ पर इस टाइम मौजूद है। कई लोगों ने जो है अपने ऑफिस से जो है वो छुट्टियां भी ले ली और अपनी फैमिली के साथ जो है वो प्लानिंग भी कर ली है कि शाम को घर में इस मौसम को एंजॉय कैसे किया जाएगा, कि बारबेक्यू पार्टी की जाएगी या अपने बच्चों के साथ कहीं बाहर होटलिंग की जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौरिये कोई भी मौका अपने हाथ से जो है वो जाने नहीं देते हैं, और ये सख्त गर्मी के बाद मानसून की बारिशों का जो है भरपूर तरीके से जो है लाहौर शहर और गिरदोनुमा में जो है इस टाइम जारी है। बाकायदा तौर पर महकमा मौसमियात की जानिब से जो है वो अगले 24 घंटे तक जो है इसी तरह बारिश और सर्द हवाओं का सिलसिला जारी रहने की जो है इम्कानात जो है वो बताए जा रहे हैं। जी अली मिर्जा, ये तो चले बात हो गई मौसम की, लेकिन जहां पर इतने अच्छे खूबसूरत मौसम की बात होती है वहां पर समोसे और पकौड़ों की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। और हमें खबर मिल चुकी है कि अब आप जहां पर रिपोर्टिंग भी लाइव कर रहे हैं, दफ्तरी काम भी कर रहे हैं, वहां पर आप मौसम भी इंजॉय कर रहे हैं, और इस रिपोर्टिंग के बाद आप पकौड़े और समोसे खाने जा रहे हैं। तो अगर आपने देखे ऐसा किया और आप अपनी एंकर के लिए कुछ सामान ना लेकर आए तो ये बड़ी ज्यादती हो जाएगी। तो अब आप ये सोच लें कि जब आप आए तो आपने खाली हाथ नहीं आना है। अली मिर्जा, बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो हमें लाहौर के जो है लिबर्टी के पास से आपने लाइव मनाजिर दिखाए। अच्छा जी, इसके साथ ही जो है वो जितने लोग घर में भी मौजूद हैं, आई मस्ट से मैं उनको ज़रूर कहूँगी कि भाई ज़रा अपने जो है ना वो मौसम को ज़रूर इंजॉय करें। यूजली हम लोग जो है ना वो सफाई सुथराई में लग जाते हैं, मेरे अंदर भी ये खपत होता है। ख़वातीन सारी कनेक्ट कर रही होंगी, बच्चों को इतने अच्छे मौसम में यूजली डांट डपट पड़ जाती है, लेकिन बच्चों का तो जनाब बचपन है, तो हमें भरपूर इंजॉय करना चाहिए। इतनी गर्मी गजब की पड़ी है और उसके बाद ये वाला मौसम, इतना सुहाना मौसम, इज अ ब्लेसिंग। तो जनाब अपना मूड भी इस मौसम में अच्छा रखें। जरा प्रोग्राम में अब आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी अच्छी खबर आपके साथ मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूंगी। पाकिस्तान के सूबा पंजाब में जनाब पहली बार ये इनिशिएटिव लिया गया है जब पुराने कुरान पारे या जितने भी मुकद्दस औराक हैं, और जो भी मुकद्दस तस्वुर किए जाने वाले औराक हैं या किताबें हैं, उनको बाकायदा महफूज बनाने का अब एक लायहा अमल तैयार किया गया है। ये जो मंसूबा है ये मुकम्मल हो चुका है। आपको बताएं कि सूबाई हुकूमत ने 2017 से मुख्तलिफ शहरों में ऐसे औराक को महफूज बनाने के लिए कुरान महल तामीर करने का मंसूबा बनाया था, जो कि अब मुकम्मल हो चुका है और इस पर बाकायदा तेजी से काम भी शुरू हो चुका है। अच्छा, ऐसे में ही हमारी बात हुई एक शख्स से जिसका ताल्लुक लाहौर से है, नवीद नाम है, एंड ही सेड कि वो गुज़श्ता 20 साल से मुख्तलिफ मदारस से, मदरसों से और मसाजिद से जो ज़ईफ़ कुरान या उनके जो सफ़ा
सफ़ात होते हैं या जो किताबें होती हैं और या अहादीस की कुछ किताबें होती हैं जिनका बाकायदगी से इस्तेमाल किया जा रहा होता है, और जितना मदरसों में आपको पता है बड़ा रेगुलर यूज़ होता है, फिर किताबें या कुरान पाक के जो औराक हैं वो ज़ईफ़ भी हो जाते हैं, फिर उनकी रिप्लेसमेंट भी होती है। तो ये जो शख्स नवीद है, लाहौर का रिहायशी है, इसने ये ज़िम्मा उठाया हुआ है कि जनाब ये इन तमाम औराक को महफूज करता है ताकि उनकी बेहुरमती ना हो, या फिर जो बहुत ज़ईफ़ हो चुके होते हैं उनको पानी में बहाया जाता है, दरिया में उनको बहाया जाता है। तो इसी के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ डीजी महकमा औकाफ डॉक्टर सैयद ताहिर रज़ा बुखारी साहब मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं कि पंजाब के किन किन शहरों में जो है वो कुरान महल तामीर करने का मंसूबा है। जी अस्सलाम वालेकुम डीजी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा इस मंसूबे से मुतल्लिक। ये दरअसल एक कुरान एक्ट है जो पहले फेडरल गवर्नमेंट के पास था, उसके बाद ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट जब ये 18वीं तरमीम के बाद जो सब्जेक्ट सूबों को आए उनमें कुरान पाक की प्रिंटिंग और पब्लिकेशन और फिर इसकी हिफाजत, ये इशू जो है ये भी सूबों को तफवीज़ हुआ, तो पंजाब गवर्नमेंट ने इसमें भी, और बुनियादी तौर पर आप समझते हैं देखते हैं कि कुरान पाक जो है इसकी प्रिंटिंग वो जिस मैयार की होनी चाहिए वो हमारे यहाँ उस मैयार की नहीं होती। ये कम से कम 60 ग्राम और इससे ऊपर प्रिंट होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ कुरान पाक बड़ी बदकिस्मती है कि ये न्यूज़पेपर पर प्रिंट होता है। जब ये न्यूज़पेपर पर प्रिंट होता है तो फिर इसकी बसीदगी की शरह भी बढ़ जाती है। न्यूज़ प्रिंट जो है वो ज़ाहिर है वो बहुत जल्दी ज़ाया हो जाता है, तो उस वजह से फिर ये बसीदगी की शरह यानी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। और आप देखते हैं कि हमारे यहाँ माजी में कुरान पाक जो है वो पानी में बोसीदा या जो फटे हुए औराक होते थे, शहीद औराक जिन्हें हम कहते हैं, वो पानी में बहाया जाता था, दफन कर दिया जाता था। बढ़ती हुई आबादी के पेश नज़र फिर लाहौर की नहर और जो दरिया रावी के हालात हैं उसके पेश नज़र यहाँ भी ये चीज़ जो है वो उसका जो तकद्दुस था, जो इन चीज़ों का प्रोटोकॉल है वो मलूज़ खातिर नहीं थी। चुनांचे पंजाब गवर्नमेंट ने इस पर बहुत वसी और जामे मनसूबाबंदी की है। एक तो ये है कि मुकद्दस औराक को महफूज रखने के लिए हमने कुरान वेल्स ये रायवेंट रोड पर बनाए हैं, जहाँ ये है कि कुरान पाक को महफूज रखा जाता है जो शहीद हो जाते हैं। और उसके बाद ये है कि इनकी डिस्पोजल यानी रिसाइकलिंग, उन चीज़ों को दोबारा काबिल अमल उन औराक को दोबारा रिसाइकल करके फिर उन पर कुरान पाक या मुकद्दस चीज़ें जो हैं उनको तबाह करने का उस पर एहतमाम किया जाता है। तो ये उसके साथ फिर ये कि ये तो लाहौर की सतह पर था, इस चीज़ की ज़रूरत सूबा भर में थी। चुनांचे डिवीजनल हेडक्वार्टर में पंजाब की, तो वहाँ पर कुरान महल तामीर किए गए हैं, बड़े खूबसूरत आरास्ता, वहाँ बाकायदा स्टाफ तैनात किया गया है। और इसके साथ फिर एक ये भी पूरा चेन बनाया गया है कि मसाजिद मदारस में जहाँ जहाँ बोसीदा औराक पड़े हों वहाँ गाड़ियाँ जाएँ, उनमें ये औराक रखे जाएँ और फिर बड़े एहतराम और एजाज़ के साथ इनको मुतलका जो कुरान महल है उस तक पहुँचाया जाए। ये एक बड़ा अच्छा और बेहतरीन अमल है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही अच्छा इकदाम है जो कि उठाया गया है। तमाम मुकद्दस किताबें और कुरान पाक के जो पारे हैं उनके सफ़ात को मुकद्दस करने के लिए जो कुरान महल बनाने का ये जो एक तस्वुर है या जो कॉन्सेप्ट है, इट इज़ ब्यूटीफुल और ये बड़ा प्यारा इनिशिएटिव लिया गया है। वेल डन जनाब। ब्रेक लेते हैं और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम में एक सेगमेंट शामिल करेंगे और बहुत सारे लोग जो हैं वो बड़े इंटरेस्टेड दिखाई देते हैं यूजुअली जब हम बात करते हैं हाथों की लकीरों की कि ये क्या कहती हैं। तो जनाब अगर आप भी मसरूफ़ है तो ब्रेक के बाद ज़रा थोड़ा सा टाइम निकालिएगा क्योंकि हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या मिथ्स है और क्या हकीकत है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन एंड गुड मॉर्निंग जनाब। प्रोग्राम में भी आपको खुशामदीद कहते हैं और जैसे कि ब्रेक से पहले तो मैं हल्का सा आपको बताकर जा ही चुकी हूँ कि हम क्या सेगमेंट करने वाले हैं, बट उन लोगों के लिए जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है, आज जनाब इस सेगमेंट में हम खासकर बात करने वाले हैं क्योंकि मैं बड़ा ऑब्जर्व करती हूँ कि लोगों का जो रुझान है वो बहुत ज़्यादा आज के दौर में एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री और लोग खुद से भी बहुत ज़्यादा रीडिंग करते हैं जो कि मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक होती है, या कुछ लोग प्रोफेशनल के पास भी जाना
पसंद करते हैं, लेकिन इट्स अ मिस्ट्री। सालों से, सदियों से लोग जो हैं वो बड़ा अट्रैक्ट होते हैं इल्मे नजूम की तरफ भी और हाथों की लकीरों की तरफ भी। बड़े बड़े शायरों ने भी बड़ी बड़ी बातें भी इसके ऊपर कह दी हैं कि भाई फिर उनकी किस्मत का क्या, जिनके हाथ ही नहीं होते तो उनकी भी क्या फिर किस्मत नहीं होती। तो आज ये सारी बातें हम हमारे एक्सपर्ट से जानेंगे और साथ साथ कुछ बेसिक लाइंस आज हम आपको फॉलो भी कराएंगे जिनको आप घर में बैठे रीड भी कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम उन कुछ बेसिक लाइंस का तस्करा करें, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं हमारे एक्सपर्ट से आज लाजमी जाना चाहूंगी। और एक्सपर्ट इज ऑलवेज एन एक्सपर्ट। तो हमारे साथ जनाब इस सेगमेंट पर बात करने के लिए जो मेहमान मौजूद है, सादिक मलिक, ही इज अ फेमस पामिस्ट, बड़े मशहूर हैं जनाब, और इनकी एक बड़ी ज़बरदस्त किताब भी है न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री बाय साजिद मलिक। सो थैंक यू सो मच सर, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो बहुत सारे मिथ्स भी हैं हाथों की लकीरों को देखकर, तो मैं चाहूँगी कि पहले हम ज़रा उन मिथ्स के ऊपर बात कर लें ताकि जिन लोगों को घर में बैठे डाउट है वो फिर हमारा जो सेगमेंट है ज़रा और इंटरेस्ट के साथ देखें। हमने ये सुना है, या हम में से बहुत सारे लोगों ने ये सुना है कि हमारी जो जहनी कैफियत होती हैं या जो हमारी सोच होती है वो रंग बदल कर हमारे हाथों की लकीरों में तब्दील हो रही होती है। तो क्या ये बात सच है कि जो हम सोचते हैं वही लकीर डेवलप हो रही होती है? फारग रहने वाले हमेशा सोचते हैं कि मैं बादशाह बन जाऊं। अगर सोच से लकीरें बदलती तो हर शख्स इस दुनिया का अमीर तरीन आदमी होता। सब सोचना शुरू कर देते कि मैं अमीर तरीन बनना चाहता हूं तो वो अमीर तरीन बन जाता। इसका मतलब है कि लकीरें सोच के ताबे नहीं, बल्कि न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री बाय सादिक मलिक पामिस्ट जो लिखी गई, ये लकीरों से मैं इसने को कन्वर्ट करके लेके आया हूँ अलामात में, जिसमें 32 राजा योग, 101 गैर मामूली अलामात और फिर उसके बाद वो हाथ जिन पर इन दोनों की निशानदेही नहीं मिलती। अच्छा। 32 राजा योग में कोई भी हाथ पर योग पाया जाए तो हम कहते हैं कि अगर ये बादशाह पैदा हुआ तो ये बादशाह ही बनेगा। अगर गदागर पैदा हुआ तो गदागर ही पैदा हुआ तो गदागर ही बनेगा। मिसाल के तौर पर आपका जिस घर में पैदा हुई इख्तियार नहीं था, मुकद्दर था। कोई भी शख्स अपनी चाहत से नहीं मरना चाहता। जब वक्त आता है मर जाता है, मुकद्दर है। जब ये दोनों मुकद्दर हैं तो फिर क्या सारी जिंदगी जीना मुकद्दर नहीं है? बीच का सफर भी फिर मुकद्दर होगा। डेफिनेट। अब उस मुकद्दर को चलाने के लिए मोमेंट्स होती हैं। उस मोमेंट्स में फिर जाकर जो है ना, ये आपका सिलसिला शुरू होता है और वहाँ जाकर जो तकदीर है दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। पहली है तकदीर मुअल्लक, अच्छा, जहाँ लकीरें तब्दील होती हैं। अच्छा। और दूसरी है तकदीर मुक़य्यद, जो साइंस तब्दील नहीं होते। अच्छा। बादशाह बादशाह रहेगा, ये तब्दील नहीं हो सकता। ये तब्दील नहीं हो सकता। अब तकदीर मुअल्लक में तब्दीली क्या आएगी कि वो बहुत अच्छे काम करेगा, नामवर बनेगा, वो भी हाथ पर लकीर मौजूद होगी और एक्टिव रहेगा। और बादशाह बनकर भी एक्टिव नहीं रहेगा, ये भी उसके हाथ पर लिखा होता है। इसका मतलब है कि लकीरें इंसान के ताबे हैं, इंसान लकीरों के ताबे नहीं, तकदीर मुअल्लक तक, तकदीर मुक़य्यद तक नहीं। ठीक है। अच्छा सर, तो फिर ये बड़े जो शायरों ने बातें की हैं और हम भी जो अक्सर लोग फिर जब तनकीद करते हैं, आई एम श्योर अभी भी बहुत सारे लोग देख रहे होंगे जो कह रहे होंगे कि फिर जिनके हाथ नहीं होते उनकी किस्मत या उनकी तकदीर फिर कौन बताता है? मैंने इस पर बड़ी तफसील से मुख्तलिफ मैगजीन्स में कॉलम लिखे हैं। हाथों की लकीरें और उसके बाद पाँव की लकीरें। अच्छा, पाँव की भी लकीरें रेट की जाती हैं? सेम सिस्टम। अच्छा। 19-20 का फ़र्क नहीं है। जिस तरह से हम हाथों पे अलामात और लकीरें पढ़ते हैं, इसी तरह से पाँव पे लकीरें पढ़ते हैं। लेकिन पाँव के हवाले से एक बात याद रहे, किस्मत तो पढ़ी जा सकती है, तख्लीकी कुव्वत को थोड़ा सा कम करके पढ़ते हैं, इसलिए कि तख्लीकी कुव्वत का मालिक जो है वो अंगूठा होता है जो हज़रत इंसान को ज़ीरो बनाता है।
तो इसका मतलब है कि अगर हाथ नहीं है तो फिर पाँव से मुकद्दर पढ़ा जा सकता है। अच्छा, फेस रीडिंग की भी हम अक्सर बात सुनते हैं कि कुछ लोग चेहरे के तासुरात किसी के बड़े अच्छे से, तासुरात पढ़ना तो चले इट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन क्या चेहरे से भी किस्मत पढ़ी जा सकती है, माथे की लकीरें या कुछ चेहरे की? बड़ा धोखा देते हैं ये, और अक्सर लोग इन्हीं खूबसूरत चेहरों से धोखा खाते हैं, इसलिए इन पर एतबार नहीं करते। हाथ की लकीरें ही देखी जाए वो ही बेहतर है, वो झूठ नहीं बोलेंगी। अच्छा सर, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि जो लोग इस वक्त बड़े डीप इंटरेस्ट से हमारा शो देख रहे हैं, हम ज़रा उनके इंटरेस्ट की भी बात करते हैं, और मैं अपने पैनल से, अपने डायरेक्टर से भी गुजारिश करूंगी कि वो सिर्फ सोलो रखिएंगे हमारा गेस्ट का, ताकि हाथ की लकीर जिसका मैं अभी जिक्र करने जा रही हूँ हमारी ऑडियंस जो है ज़रा वो अच्छे से देख सके। तो सर क्या हम बता सकते हैं हम हमारी अभी ऑडियंस को कि हमारे हाथ पे वो कौन सी लकीर है जो बताती है कि किसी शख्स की किस्मत में बहुत ज़्यादा पैसा आएगा या वो बहुत अमीर होगा? बहुत सारे लोग आजकल पैसे की दौड़ में चूंकि लगे हुए हैं, अमीर बनना चाहते हैं, सारी दौड़ ही, सारी स्ट्रगल ही, मेहनत है, रिस्क ही है। तो सर अगर आप बताएं कि वो कौन सी लकीर है जो इंडिकेट करती है, और प्लीज अगर आप थोड़ा सा सोलो इनका दिखाइएगा हाथ का। जी सर। कहा जाता है कि ये मुकद्दर की लकीर जो है ये रुपए पैसे से मुतालिक है। सीधा हाथ देखना है या हमने राइट हैंड हमने देखना है? सीधा हाथ। सर हाथ ऐसे ही रखिएगा अगर आप अपना थोड़ा सा। ये यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक आती है, और हथेली के किसी भी हिस्से से शुरू हो सकती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अलामात की सूरत में अब जो नया लॉज बनाए हैं उसमें इसको बदल दिया गया। ये सिर्फ डायरेक्शन का पता देती है, किसी भी सूरत रुपए पैसे के हवाले से नहीं। आई मीन कि अब हाथों की 7 किस्म की साख्त पढ़ी जाती है। लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, फिर उसके बाद ऑफिसर क्लास, फिर उसके बाद आ जाती है एडमिनिस्ट्रेशन क्लास, फिर उसके बाद आ जाती है VIP, और उसके बाद स्टार लाइफ। स्टार लाइफ वाला बंदा बाय बर्थ स्टार पैदा होता है। इसका मतलब है उसके हाथ पर मुकद्दर की लकीर की कीमत होगी 1 रुपया 10 पैसे, और वही जब लोअर मिडिल क्लास का हाथ होगा तो लकीर उसी तरह की होगी, तो उसकी कीमत होगी सिर्फ 10 पैसे। इसका मतलब है कि जब हाथ की साख्त लोअर मिडिल क्लास की होगी तो हम उस लकीर को पढ़ के कहेंगे कि ये ज़िंदगी में 10 पैसे कमाएगा। अगर उसके हाथ की साख्त स्टार लाइफ होगी तो फिर कहेंगे उसी लकीर को, उसी डायरेक्शन में बनी हुई लकीर को, कि ये 1 रुपया 10 पैसे कमाएगा। तो इसका मतलब है कि इसका ताल्लुक बुनियादी तौर पर है मुकद्दर की लकीर का दौलत से, विद कॉम्बिनेशन ऑफ हाथों की साख्त के एतबार से पढ़ा जाता है। जी। और ये सर वो लाइन है जो, जैसे कि आपने पहले जो 2 टर्म्स यूज की थी जो तब्दील हो, इसका तकदीर मुअल्लक और तकदीर मुक़य्यद, इसका दोनों से ताल्लुक होगा? अच्छा, इस तरह से है कि अब मैं इधर आता हूं कि जब मुकद्दर की लकीर जो है ना, इसके नीचे एक छोटी छोटी बारीक रेशमी लकीरें होती हैं तीसरी तह पे। इससे लकीरें बनती बिगड़ती पेवंदकारी होती है। इन लकीरों को देखकर पता चलता है कि बंदा जिस डगर पे जा रहा था सुस्त रवि का शिकार है, या तेजी आ गई, या उसी जगह पे खड़ा है। क्यों? वो अगर रेशे खुल रहे हैं तो इसका मतलब है लकीरें मजीद पॉलिश हो रही हैं। रेशे बंद हो रहे हैं, इसका मतलब है कि लकीरें जो हैं वो सुकड़ रही हैं। अगर उसी डायरेक्शन पे चल रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी स्पीड बिल्कुल दुरुस्त है। अब किसी भी हाथ को देखकर उसका तरीक़ाकार काम करने का और उसकी स्पीड को भी बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा जा सकता है। वल्लाह अलम बिस्सवाब। अच्छा सर, शोहरत की लकीर जो है वो अगर मैं चाहूँ आप अपने हाथ पे स्टैटिक रख के अगर आप बताएं कि शोहरत की लकीर हमारे किस हाथ पे है और कौन सी लकीर है? शोहरत की लकीर ये तीसरी उंगली के नीचे होती है। तीसरी उंगली के नीचे पाई जाने वाली शोहरत की लकीर जो है इसे सन लाइन कहते हैं। ये जितनी रेशमीन, बारीक और गहरी होगी उतना ही ज़्यादा शोहरत याफ्ता होगा। अब इसके मुख्तलिफ किस्म की क्वालिटीज़ हैं, उन क्वालिटीज़ को पढ़ के पता चलता है कि वो किस फील्ड में नामो मकाम बनाएगा। कुछ लोग किताबों और मज़ारों में ज़िंदा रहते हैं, बाकी मर जाते हैं। जो लोग किताबों और मज़ारों में ज़िंदा रहते हैं
उनके हाथ पर इसी उंगली के नीचे इस जगह पर साइन ऑफ अपोलो पाया जाता है, वो लोग ज़िंदगी में बहुत बड़े ऐसे काम करने में कामयाब हो जाते हैं जिसकी बुनियाद पर एक तारीख रकम कर देते हैं। वल्लाह आलम बिस्वाब। अच्छा, कुछ लोगों के अगर हम हाथों देखें तो उसमें डार्क होता है, एक तो हाथ गहरा और बहुत बारीक बारीक छोटी छोटी लकीरों से भरा हुआ हाथ होता है। बचपन में हम सुनते थे जब कॉलेज में फ्रेंड्स रीडिंग किया करती थी कि यार तुमने लगता है लाइफ में बड़ी स्ट्रगल करनी है, बड़ी मेहनत करनी है, जबकि उसके बरक्स अगर हम दूसरी साइड पे एक हाथ देखें जिसमें कोई लकीरें नहीं होती, जो साफ हाथ होता है और बस मोटी मोटी गहरी गहरी मेन लाइंस होती, तो क्या ये भी कुछ फर्क बताता है? ये सवाल मैं छोड़ के जाऊंगी हमारे मेहमान के लिए, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इन हाथों की लकीरें क्या कहती हैं, जिन पर ज़्यादा लकीरें होती हैं और जिन पर कम होती हैं, इस पर बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट हमारा जा रहा है जनाब। हाथों की लकीरों से मुतलिक हम कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं, कुछ आप भी आई एम श्योर के मैच कर पा रहे होंगे, घर बैठे अपनी हाथों की लकीरें आई एम श्योर देख रहे होंगे। अच्छा सर जी, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे दो हाथों के कंपैरिजन की हमने बात की। एक वो वाला हाथ जिस पर बहुत लकीरें होती हैं, जिसको हम बचपन में मिथ्स के तौर पर समझते थे कि बड़ी मुशक्कत करनी पड़ेगी, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मजाक में होता था ऐसा। और एक वो वाला हाथ जो कि बड़ा साफ शफाफ, बस बेसिक लाइंस होती हैं। क्या बताते हैं ये दो हाथ? इस तरह से है कि मरकज़ी लकीरें अगर हों तो उसे हम कहते हैं द बेस्ट। अब आते हैं ज़्यादा लकीरों की तरफ। द बेस्ट मतलब कि बहुत ही अच्छा। जिंदगी में अच्छा उतार चढ़ाव, हाँ, गंभीरता ये बहुत कम होती है। अब आते हैं बहुत ज़्यादा लकीरों की तरफ। उसमें एक बात याद रखिएगा कि ये आपका हाथ है और यूँ करके ऊपर जाने वाली जितनी भी लकीरें हैं साद होती हैं 1000 हों। इसका मतलब है कि बहुत सारी लकीरों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर यूँ करके ये तिरछी जा रही हों तो ये नहस होती हैं। ये 1 हो या 1000, जहाँ जहाँ मुकद्दर की लकीर ये वाली जाने वाली सनलाइन शोहरत की लकीर, लाइफ लाइन इसको काटेगी तो इंतशार पैदा करेगी, मुकद्दर की लकीर को काटेगी तो रुपए पैसे में नुकसान होगा, सनलाइन को काटेगी तो शोहरत को नुकसान होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल फार्मूला याद रहे कि तिरछी लकीरें बदकिस्मती और सीधी लकीरें खुशबख्ती की आइनादार होती हैं। कम या ज़्यादा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वल्लाह आलम बिस्वाब। अच्छा सर, एक सवाल और मैं पूछूंगी, चूंकि बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं हमारे यहाँ जब सूरज ग्रहण होता है, चांद ग्रहण होता है, या सितारों की या सैयारों की जब गर्दिश तब्दील हो रही होती है, तो बहुत सारे माहिर नजूम जो हैं वो इसके ऊपर बहुत सारी प्रेडिक्शंस भी करते हैं, किस्मत का हाल भी बताते हैं, साल कैसा गुजरेगा, कारोबार कैसा होगा, शादी कब होगी, वो सारी जो है वो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू बता रहे होते हैं। ज़्यादा ऑथेंटिक क्या है, हाथ की लकीरें या फिर इल्मे नजूम? जब आप चांद ग्रहण की बात करते हैं ना जी, तो न्यू को ये क्रेडिट जाता है कि यहाँ चांद ग्रहण पर प्रोग्राम किया गया, तो वो जो मेरी एंकर थी ना खप गई और आखिर में उन्होंने कहा कि मेरे प्रोड्यूसर कहते हैं कि यही वो बंदा है जो बता सकता है। और मैं इस बात पर इसरार कर रहा था कि चांद ग्रहण का ताल्लुक इल्म नजूम से बिल्कुल नहीं है, एस्ट्रोनॉमी से है। उसका कोई ताल्लुक है जो किस्मत का हाल पड़ता है नजूमी, उससे कोई नहीं। उसके लिए दो ही तरीक़ेकार है। अथेंटिक इल्म है एस्ट्रोनॉमिस्ट का, 1000 साल बाद, 10,000 साल पीछे कब किस वक्त चांद ग्रहण लगेगा माइक्रो सेकंड के हिसाब से बताया जाता है। इसी तरह से वो किस्मत का हाल तो नहीं पढ़ सकता। क्यों? लोग कहते हैं किस्मत का हाल इल्म नजूम से नहीं पढ़ा जा सकता जी। क्यों? हर चीज़ का एक कुलिया कायदा होता है। इल्म नजूम का कुलिया कायदा ये है डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ। मैं तीनों दे देता हूँ, मुझे ये बताएं कि ये बंदर का बच्चा पैदा हुआ या बंदे का, ये लड़की है या लड़का है। किसी का पता ही नहीं है कि ये कौन है,
तो बाबा किसका हाल पढ़ रहे हो? और कितने लोग उस लम्हे में पूरी दुनिया में पैदा हुए हैं, तो क्या वो सब एक जैसी किस्मत रखते हैं सर? नथिंग। इस बात को भी जरा थोड़ा सा दुरुस्त कर लीजिएगा। मेरे रब के होने के वहदाहु ला शरीक की एक खूबी कमाल की यह है कि एक लम्हे में पूरी कायनात में एक शख्स पैदा होता है, एक लम्हे में दूसरा शख्स पैदा ही नहीं होता। कभी वो सियारगान का चार्ट देखिएगा, एक लम्हे में जो सियारगान की निशस्त चेंज हो रही है वो अगले लम्हे में सारी की सारी बदल जाती है। तो इसका मतलब है कि एक लम्हे में पूरी कायनात में जो 700 करोड़ लोग, 800 करोड़ इस वक्त दुनिया में आबाद हैं, वो एक लम्हे जो में एक पैदा हुआ उस लम्हे में कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ। और सर ये नामों के असरात भी होते हैं शख्सियात पर? अच्छा, नामों के असरात के हवाले से ये है कि इल्मुल अदाद का एक इस्लामिक कुलिया है जिससे इस्म आज़म निकालते हैं। उसमें आबी, खाकी, बादी और आतशी असरात को देखते हैं और उसके बाद इस्म आज़म बनाकर पढ़ने के लिए देते हैं। उसका ताल्लुक बुनियादी तौर पर किस्मत से नहीं। और जब इसी को इल्म नजूम के हवाले से कि 1 का सूरज, 2 का कमर, 3 का, 4 का, 5 का, 7 का, 9 का, इस तरह से पढ़ते हैं और टोटल अदद बना के सियारों से मनसूख करते हैं, तो हम इल्म नजूम के तो पहले कुलिये को नहीं मानते। तो ये तो उसकी ज़ैली शाख है। ठीक हो गया। अच्छा सर, दोनों जो हमारे हाथ हैं उनकी अलग अलग लकीरें और ये अलग अलग तो हमें जो है इंडिकेट करती हैं चीज़ें। 35 साल इस पर मैंने काम किया, पता ये चला कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि इंसान क्या था लेफ्ट हैंड से पढ़ी जाती हैं। कितनी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं जिसको एक्सरसाइज करेगा राइट से पढ़ी जाती हैं। लेकिन न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री बाय सादिक मलिक पामिस्ट में एक बाकायदा कुलिया कायदा बनाकर दे दिया गया है कि आप राइट हैंड से उसका माजी भी पढ़ सकते हैं, हाल भी पढ़ सकते हैं और मुस्तकबिल भी पढ़ सकते हैं। और जिस तरह से बारीक रेशमी लकीरों के बारे में बताया कि वो करंट अफेयर में फास्ट चल रहा है या स्लो चल रहा है, ये भी राइट हैंड से पढ़ा जा सकता है। तो इसलिए राइट हैंड ही काफी है। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला। इट वाज रियली इंटरेस्टिंग टॉकिंग टू यू। और वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में खुशामदीद एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। मैं फेसबुक पर अक्सर कुछ पोस्ट ऐसी देखती हूँ जो पोस्ट हमारी नज़र से चंद सेकंड्स के लिए गुजरती हैं लेकिन एक बड़ा खूबसूरत मैसेज हमें दे जाती हैं। और वो पोस्ट आई डोंट नो कि मैंने कोई ऐसे पेज फॉलो नहीं किए हुए, लेकिन वो मुसलसल सजेशंस में मेरे पास मुझे दिखाई देते रहते हैं जो कि हमें हमारे इन्वायरमेंट चेंज से मुतालिक एक मैसेज, एक पैगाम दे रहे होते हैं कि किस तरीके से हम हमारे यहाँ दरख्तों को काट रहे हैं, जंगलात ख़त्म कर रहे हैं और उसके बाद जो नेचर है इन रिटर्न जो है वो किस तरह से बीमारियाँ, पोल्यूशंस, डिजीज़ ये बढ़ती जा रही हैं और एट द एंड इसका कितना नुकसान होगा दरख्त ना लगाने का या जंगलात मुसलसल काटे जाने का। आई मस्ट अप्रिशिएट यहाँ पर खान साहब को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने गवर्नमेंट में आते साथ ही इस तरह की मुहिम का आगाज़ किया। आपको पता है शजरकारी मुहिम का आगाज़ बाकायदा वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से किया गया था। कई लाखों मिलियंस में जो है वो दरख्त लगाए गए थे और बड़ी दूर अंदेश मैं समझती हूँ कि ये सोच है और बड़ा टाइमली इनिशिएटिव लिया गया, बड़ा टाइमली डिसीजन लिया गया इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझते हुए कि इवेंचुअली वी नीड आवर नेचर। हम अपने एनवायरनमेंट को, हम इस नेचर को ख़राब नहीं कर सकते और अगर ये होगा तो इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत खौफनाक भी हो सकता है। तो जनाब, तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में जो माहौलियाती आलमी तब्दीली है उससे बचने के लिए मुसलसल काम कर रही है, मुसलसल इक़दामात कर रही है। और अभी हम आपको बताएं कि अर्बन फॉरेस्ट्री को तक़वियत देने के लिए एशिया का सबसे बड़ा जंगल मियावाकी जंगल भी बनने जा रहा है और PHA लाहौर मॉनसून में क्लीन एंड ग्रीन लाहौर मुहिम के तहत तकरीबन 5 लाख दरख्त और पौधे लगाए जाएंगे जो कि एशिया का सबसे बड़े जंगलात में इसका शुमार भी होगा ताकि शजरकारी हो और माहौलियाती आलूदगी को भी ख़त्म किया जा सके। इसी पर बात करने के लिए
हमारे साथ मौजूद हैं वाइस चेयरमैन PHA हाफिज ज़ीशान साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर, आप ठीक हैं? अच्छा सर, थोड़ा सा मियावाकी जंगल टेक्नोलॉजी, इसके बारे में ज़रा हमारी ऑडियंस को ज़रा आसान लफ्ज़ों में मैं बताना चाहूँगी कि इसकी जो इम्पोर्टेंस है या अहमियत है उस पर अगर आप थोड़ी सी रोशनी डालें। देखिए, ये आप पिछले कुछ सालों में अगर 2 दहाइयों में हम लाहौर को और पंजाब को देखें तो ये कंक्रीट का शहर बन चुका था। पूरे पंजाब में आप देखें मेट्रो बसेस बनी, पुल बने, इन चीज़ों की ज़रूरत थी इंफ्रास्ट्रक्चर की, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा जुल्म किया गया इस मुल्क के साथ, इस सूबे के साथ, वो ये था कि दरख्तों को लगाना और शजरकारी को प्रमोट नहीं उस तरह किया गया। हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई गई, ग्रे स्ट्रक्चर को प्रमोट किया गया, ग्रीन लैंड को ख़त्म किया गया। अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई और हमने काम शुरू किया तो हमें तो जगह ही मुयसर नहीं थी प्लांट्स लगाने के लिए। फिर हमने पूरी दुनिया से जो मॉडल्स थे अर्बन फॉरेस्ट के वो मंगवाए और फिर हमें अंदाज़ा था कि अगर हम कोई ऐसी टेक्निक अपनाए जो कम जगह पे मैक्सिमम प्लांटेशन हो सकती है तो वो मियावाकी एक टेक्निक थी, जापानीज टेक्निक थी। अच्छा, इट्स अ टेक्निक बेसिकली। ओके, और ये टेक्निक क्या है? जी, ये टेक्निक ये है कि आप सबसे पहले तो ज़मीन को आप 4 फीट गहराई तक आप उसमें खुदाई करें। अच्छा। उसमें फ्रेश भल डालें, गन्ने का चावल का ऐश डालें और इसका एक मिक्सचर इख्तियार कर लें। उसके बाद आखिर में आप इसको फ्रेश भल के साथ कवर कर देते हैं और कम वक्फे के साथ आप दरख्तों को लगाते हैं। यूजुअली ये होता है 4 से 6 मीटर्स के फासले पे दरख्त लगाया जाता है ताकि उसकी ग्रोथ हो सके। लेकिन इस टेक्निक में 1.5 फीट का फासला रखा जाता है ताकि दरख्त को मजबूर किया जाए, दरख्त ऊपर की तरफ बढ़े। अब इसमें आपको 3 मैं प्रॉपर्टीज़ इसकी बताना चाहता हूँ। नंबर 1 तो इसका ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है। 3 साल में ये घना जंगल बन जाता है। जो दरख्त 30 साल या 40 साल में पूरा एक दरख्त बनता है वो ये 3 साल में बन जाता है। दूसरी इसकी क्वालिटी ये है कि इसका ऑक्सीजन रेट बहुत बेहतर है। तीसरी इसकी क्वालिटी ये है कि अगर आप इस फॉरेस्ट में आते हैं, अगर आपका बाहर का टेम्परेचर 40 है तो आपको इस फॉरेस्ट में 30 मिलेगा। अच्छा, ये मैं मोहतात कह रहा हूँ, अलबत्ता जो ये बेटर भी हो सकता है। तहकीक जो कहती है 15 डिग्री का कम से कम 15 डिग्री का टेम्परेचर पे फर्क पड़ेगा। अच्छा सर, ये बताएगा कि जो अर्बन फॉरेस्ट्री है इससे क्या फायदा होगा, खासकर शहर में जो रहने वाले लोग हैं उनकी जिंदगी में किस तरह की तब्दीली आएगी? देखिए, हम तो सिर्फ 2 तब्दीलियों की बात करते हैं। नंबर 1, हमारा बचपन गुजर गया, तितलियों के साथ खेलते, गुलारी को पकड़ते, जुगनू को पकड़ते, रात को सोने से पहले जुगनू पकड़ लेना। आप आज जो बच्चे 10 साल या इससे कम उम्र के हैं, से आजकल के बच्चे तो घास पर चलते हुए भी थोड़ा सा कतराते हैं और डरते हैं और खौफ खाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आप उनसे पूछें, आपको वो ना तितली का बता सकेगा, ना जुगनू का बता सकेगा, ना गुलारी का बता सकेगा। आप इनको गूगल सर्च करके बताएंगे। अब आप ये चीज ज़हन में रखें कि हम बागों के शहर में रहा करते थे। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, लेकिन हमारी बदकिस्मती देखिए कि हम इन तीनों नेचर से दूर हट गए। अब हमने पिछले कुछ 8-10 सालों से एक और नई चीज देखना शुरू की कि लाहौर में स्मोक, आंखों की बीमारियां, पेट की बीमारियां, गले की बीमारियां, हर चीज बदलती जा रही है। इसकी सबसे बुनियादी वजह यह थी कि हम नेचर से दूर हो गए। अब हम करने क्या जा रहे हैं? आपने इसकी फायद पूछे या लाहौरियों को, पंजाब के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को हम देना क्या चाह रहे हैं? वो 2 चीजें हैं। एक तो हम अपना पुराने लाहौर और पुराने सूबे पे वापस आ जाएं। अब वो क्या था? बागों के शहर हुआ करते थे, फूलों के शहर हुआ करते थे। अब ये नेचर बेस्ड जो आपको मैंने बताई चीज़ें ये, और सबसे बढ़ के ये था, इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप यहाँ से लगाएं कि प्राइम मिनिस्टर जब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हैं तो सबसे पहले वो क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, यानी इसकी अहमियत। और हमने ये जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था, आपने वो शुरू में इंट्रो में वो मिलियंस का लफ्ज इस्तेमाल किया, जबकि ये बिलियंस में है। हमने सिर्फ लाहौर में पिछले 2.5 साल के दौरान, जो मैं आपको फिगर बताऊं, वो तकरीबन 2 मिलियन को हम टच कर जाएंगे अगले 2 महीने बाद। अभी तक हम 10 लाख दरख्त लगा चुके हैं। तो हम बात करते हैं दोबारा मियावाकी के ऊपर। इसका मतलब ये है कि जो रूठे परिंदे हमारे पास वापिस आ जाएं। फिर आप सुबह जो फजर की नमाज के बाद या फजर की नमाज के वक्त जो परिंदों की चहचहाने की आवाज़ें थीं, अब आपको वो भी आपको रिंग टोन्स में मिलती हैं। अदरवाइज नेचर से हम इतना दूर गए। तो हम ये कहते हैं कि हम वो
पुराना वो जो माहौल है इतने सारे उसको वापस सूदिंग साउंड्स थे जो हम अब बाकायदा फोन में एप्लीकेशंस करके और रिलैक्स होना चाहते हैं, पानी की आवाज सुनना चाहते हैं, जंगल की आवाज सुनना, क्योंकि हम इन रियल लाइफ इन चीजों से बहुत ज्यादा दूर हो चुके हैं। आजकल के बच्चे आप गुलहरी को लेके जाए उन्हें पता ही नहीं होगा, मेरे ख्याल से उन्हें गुलहरी का पता भी नहीं होगा कि गुलहरी। तो हमारा बचपन तो उनको पानी पिलाते, उनको चीजें खिलाते और उनसे खेलते गुजर गया, तो हम कहते हैं कि हम नेचर के करीब हो जाएं और यही गवर्नमेंट की पॉलिसी है। चरिंद परिंद की आपने बात की, तो चरिंद परिंद भी वापस उनका भी लौटना होगा अगर जंगल बढ़ेगा और ये सारा एक सेटअप होगा, तो जाहिर सी बात इनकी भी वापसी होगी। जी मैं आपको बताता हूँ, इब्तदाई तौर पे तो हमने इसको लाहौर में एक मॉडल के तौर पे लगाने का अमल शुरू किया। आने वाले साल में ये हमने बल्कि इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बाकायदा बजट भी मुख्तस किया है। इसका दायरा पंजाब भर में फैला रहे हैं। मैं सिर्फ मियाँ बाकी की शजरकारी तो पूरे पाकिस्तान में हर गली मोहल्ले तक की सतह पे हो रही है ना। अब लाहौर में हमने इब्तदाई तौर पे 51 जंगल लगाए जो मुकम्मल हो गए हैं। अब इसकी ग्रोथ का इंतज़ार है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह 1.5 साल में ये मुकम्मल हो जाएगा। आपको दरख्त अच्छी हाइट पे मिलेंगे। आपको मजमूई तौर पे इसका टेम्परेचर पे भी फ़र्क पड़ेगा। अब नेचर बेस्ड चीज़ें भी आपको, परिंदे भी नज़र आएंगे। इसकी कामयाबी को देखते हुए हमने 2 काम और किए। एक तो हमने इसकी तादाद बढ़ा के 80 कर दी, 51 से हम 80 पे आ गए। दूसरा ये है कि एशिया के सबसे बड़े 2 जंगल लाहौर में लग रहे हैं, एक चाइना पार्क में, एक लाहौर के अल्लामा इकबाल टाउन में। अच्छा। अब ये 100 कनाल रकबे के ऊपर होगा। अब ये टेक्निक इतनी मज़े की है कि एक तो जहाँ पे आपको माहौल रिवर्स करने में मददगार है, दूसरा ये है कि इसकी आप वॉल्यूम इसका कुछ भी रख सकते हैं। अगर आपके पास 2 कनाल जगह है, अगर आपके पास 4 कनाल जगह है, 6 कनाल जगह है, आप जितनी मर्जी जगह को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे प्लांट्स लगा दें। सर इसकी मेंटेनेंस के लिए भी पूरा मनसूबाबंदी फिर की जाएगी ऑब्वियसली। देखिए माजी में ये होता रहा कि जो दरख्त लगते रहे उनको लगाने का अमल तो चलता रहा, लेकिन उसको मेंटेन, उसको मॉनिटरिंग का अमल स्लो था। हमने एक तो उनकी मॉनिटरिंग के लिए, अगर आप लाहौर की सड़कों पे जाएं तो हमने वहाँ पे बाकायदा दरख्तों पे नंबरिंग लगा दिए, नंबर लगा दिए कि जी ये तादाद हमें एक्यूरेट आए। दूसरा ये था कि ये जो मियावाकी जंगल है इसको अडॉप्ट इसलिए किया है कि इसकी निगहदाश्त उस तरह नहीं करनी पड़ती जिस तरह हमें एक सिंगल दरख्त की, या वो जो एक सीक्वेंस में लगते हैं, या पूरे लाहौर, पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान में मतलब हमारे यहाँ के एनवायरनमेंट के लिए इसकी टेक केयर भी आसान है। हमने इंडिजिनस प्लांट्स को प्रमोट किया, बाहर से प्लांट्स मंगवाने का अमल बिल्कुल खत्म कर दिया। हमारे देसी दरख्त बड़े शानदार थे, सायादार दरख्त थे। आप ये देखें कि ब्यूटिफिकेशन के लिए खजूर तो लगाई जा सकती है, लेकिन आपको उसको ऑक्सीजन और ना आपको साया दे सकता है। अच्छा, आपने कौन सी 2 जगह बताई? एक तो आपने इकबाल टाउन पे बताया कि 100 कनाल की जगह मुख्तस की गई, और रावी रोड के ऊपर, एक रावी रोड पे, और वहां पर कितनी जगह मुख्तस की गई? 100 कनाल 100 कनाल के जो है ये लाहौर के 2 एरियाज हैं। सबसे बड़े जंगल होंगे ठीक, एशिया की मैं बात एशिया की। और कितने दरख्त लगेंगे ये 100 कनाल की, 200 कनाल की जगह पर? देखें, एक कनाल के ऊपर 1125 दरख्त लगाए जाते हैं। अमेजिंग। और 50 से ज्यादा इकसाम के दरख्त लगते हैं, और सारे हमारे देसी दरख्त होते हैं। नीम का, सवांजना, कचनार, लेमन, जामन, अमरूद, आम, ये हमारे इंडिजिनस प्लांट्स हैं। हम तो इसी को प्रमोट कर रहे हैं ताकि माहौल भी बेहतर हो सके। और फिर आप ये देखें कि आज मतलब हमारा बचपन इस तरह गुजर गया कि हमने शहतूत, जामन ये तो कभी खरीद के खाए नहीं थे, हर जगह पे मुयस्सर थे। अब आप देखें कि नहर पे ये लगा करते थे केनाल, लेकिन अब उसकी भी आप हालत देख सकते हैं। लेकिन हम इसको रिवर्स कर रहे हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस टेक्निक को हम सिर्फ पंजाब तक नहीं फैला रहे। जब KPK से सिलसिला शुरू हुआ शजरकारी का, अब इसका दायरा कार तो हम आने वाले ये माली साल में इसके लिए न सिर्फ बजट मुख्तस किया, बल्कि इसके दायरे को पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात मैं आपको बताऊं, माजी में बिल्कुल एक बात मैं करना चाहता हूँ। माजी में सिर्फ जो प्लांटेशन की जाती थी, शजरकारी की जाती थी, वो नहर के उस पार की जाती थी। हम बगैर किसी प्लानिंग वो तासुब के पूरे मुल्क और पूरी जगहों पे ये प्लांटेशन कर। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि जब भी हम हमसाया ममालिक में देखते हैं या बाहर भी देखते हैं, वेस्ट में भी देखते हैं, तो वहाँ पर जब भी कोई इस तरह की बड़ी मुहिम का आगाज़ किया जाता है तो उस सोसाइटी के जो एक्टर्स होते हैं, चूँकि मैं हमेशा बात करती हूँ कि एक्टर्स इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, तो वो इस तरह की मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। गवर्नमेंट कुछ भी कर रही है, हुकूमत जब तक आम आवाम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी, उस चीज़ की इंपॉर्टेंस और अहमियत को नहीं समझेगी, तो कोई फ़ायदा नहीं है। इस चीज़ की अहमियत हमारी वज़ीर-ए-आज़म तो समझ रहे हैं, लेकिन आम आदमी को भी समझने की ज़रूरत है कि हमें अपना गार्डन एरिया
पुलिया बनाना है, या हमें दरख्त नहीं काटना, या हमें इनका ख्याल रखना है, या हमें इनको पानी देना है। तो क्या आइंदा इन फ्यूचर ऐसी भी कोई प्लानिंग है कि इन्फ्लुएंसर्स को या एक्टर्स को भी इस मुहिम का हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि उनकी फॉलोइंग होती है, लोग उसको फॉलो करते हैं। आई वुड सजेस्ट कि ये एक बड़ी अच्छी कैंपेन हो सकती है। एक तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने बिल्कुल ये 3 साल पहले प्लांटेशन, बल्कि हमने तो इसको मुहिम का नाम ही नहीं दिया, हम तो कहते हैं कि ये एक तहरीक है ज़िंदगी बचाने की, आपके मेरे बच्चों का मुस्तकबिल इससे वाबस्ता है। हमने पिछले 3 सालों में मुख्तलिफ शोबिस की शख्सियात को, मारूफ जो जिनको लोग फॉलो करते हैं, हमने उनको इस मुहिम का हिस्सा बनाया, और आम शहरी को इस तहरीक का हिस्सा बनाने के लिए हम पिछले 3 सालों में 2 लाख से ज़ायद दरख्त आम लोगों में तकसीम कर चुके हैं, ताकि उनमें एक अवेयरनेस आ सके। तो हम ये समझते हैं कि जब तक इस तहरीक में आम आदमी को शामिल नहीं करेंगे, तब तक ये कामयाब नहीं हो सकती। और हम अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 सालों में आम आदमी को इस तहरीक का हिस्सा बना चुके हैं। मजदूरों से हमने प्लांटेशन करवाई, जो स्पेशल बच्चे थे उनसे करवाई, स्कूल कॉलेज मुख्तलिफ जामियात से हमने बच्चे लिए, ताकि एक अवेयरनेस कैंपेन हम कर सकें, लोगों को इसकी आगाही के मुतालिक बता सकें। लेकिन जो चीज़ आपने निशानदेही की है, इसको हम मजीद इंशाल्लाह करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आपने टाइम निकाला, और बेस्ट विशेस भी हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है, जिस तरह से इसकी मनसूबाबंदी की है, ये उसके साथ ही अपने इख्तिताम को पहुंचे। और साथ ही साथ जितने लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, जिन्होंने अपनी पूरी गुफ्तगू कॉन्वर्सेशन सुनी है, ये मैं समझती हूँ कि हम पर फ़र्ज़ है कि हम अपने नेचर को पे बैक करें, या हम इसका ख्याल रखें। अगर हम कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट हम बुरा भी ना करें। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जनाब हम बात करेंगे एक बीमारी जो कि बड़ी तकलीफ दे होती है, ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि हड्डियों की कमज़ोरी की बीमारी। ये क्यों होती है और इसका इलाज क्या है, क्यों क्या है, इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे ब्रेक से वापस आने के बाद। साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहते हैं। और प्रोग्राम में इस सेगमेंट में हम खासकर बात करेंगे, चूँकि बहुत कॉमन मसला है, ब्रेक से पहले भी मैंने आपको टीज़ किया था कि हड्डियों की कमज़ोरी से मुतालिक या उसकी इंजरी से मुतालिक हम बात करेंगे। यूजली हमारे यहाँ रुझान क्यों होता है, केस कब ख़राब होता है, क्योंकि हकीम या मुल्ला के पास हम लोग जाना पसंद करते हैं, डॉक्टर्स के पास नहीं जाते, ताख़ीर करते रहते हैं, और तब तक जो हमारी तकलीफ़ है वो बहुत ज़्यादा मर्ज़ उसका या उसकी जो शिद्दत है वो बढ़ चुकी होती है। अच्छा, जो इंजरीज की वजह से जो हमें हड्डियों से मुतालिक जो तकालीफ आती हैं, उस पर भी हम बात करेंगे, इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे, उसके क्योर पे बात करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो बगैर किसी इंजरी की जो सिर्फ वीकनेस या कमज़ोरी होती है, उसके सिम्टम्स या उसकी जो कॉजेज हैं वो क्या हैं, उस पर भी मैं चाहूँगी कि बात करूँ। और जो एक रिपोर्ट है जनाब, उसके मुताबिक 3 लाख लोगों में से तकरीबन 24% लोग ऐसे हैं जिनको कूल्हे की हड्डी टूट जाती है, जो 1 साल के अंदर इंतकाल भी कर जाते हैं। हमारे जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं वो भी इसके ऊपर कंफर्म अपनी राय देंगे, जिसकी वजह से हड्डियों की जो कमज़ोरी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन जो डॉक्टर हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, डॉक्टर उमर बट, ही इज़ अ ऑर्थोपैथिक सर्जन। इनके जनाब स्पेशलिटी ये है कि ये इंग्लैंड से अपनी तालीम मुकम्मल करके आए हैं, वहाँ का सारा एक जो सिस्टम या जो निज़ाम है उसको भी पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। बहुत अच्छा ज़बरदस्त काम भी करें, इनसे हम जनाब सारी गुफ्तगू करेंगे। वेलकम एंड थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं कुछ मेन कॉजेस पर बात करना चाहती हूँ हड्डियों की कमज़ोरी से मुतालिक। देखें, एक चीज़ होती है कि एक बच्चा पैदा हुआ एक ऐसे डिजीज़ के साथ जिसके अंदर उसको हड्डियों की प्रॉब्लम होने का ख़तरा है, जिस तरह रिकेट्स हो गया, जिस तरह डेफिशिएंसी ऑफ कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ हो गई। और एक होता है जो कॉमन है, जो हम ज़्यादातर लोग अपनी एल्डरली में देखते हैं, उसको डिवाइड किया जाता है 2 हिस्सों में। एक कहलाता है ऑस्टियोपोरोसिस और एक कहलाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है कि हड्डियों का जो बुरादा है वो कमजोर हो गया। दोनों में फर्क की भी हम जरा बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर हड्डियों की बुनियाद कमजोर हो गई, कि आपने ईंटें रखी हुई है और ईंटों की जो थिकनेस है वो कम होती जा रही है, कि इतनी कमजोर हो गई कि वो बुनियाद गिर जाएगी। ये बाय बर्थ भी है और बाद में कॉजेस भी हो सकते हैं। बाय बर्थ के अंदर ज़ाहिर बात है पीडियाट्रिशियन उसको ज्यादा जल्दी रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन हम अगर एडल्ट की बात करें, जो मेरी मतलब फील्ड है, उसके अंदर ज़्यादातर लोगों के अंदर प्रॉब्लम्स ये होगी कि उनको जोड़ों में पेन होगा, जब वो चल रहे होंगे उनको बगैर इंजरी के फ्रैक्चर हो जाएगा। तो ज़रूर पता है ऑस्टियोपोरोसिस की ट्रीटमेंट
स्पेशलिस्ट डील करता है, रिमोटोलॉजिस्ट होता है जो, वो उनको मेडिसिन देगा, उनका बोन स्कैन कराएगा, जो बोन डेंसिटी स्कैन कहते हैं, उसके जरिए पता चल जाता है। फिर उसकी ट्रीटमेंट है ताकि आपकी हड्डियों की जो कमजोरी है और जो बुनियाद है जो वीक हो रही है उसको दोबारा स्ट्रॉन्ग किया जाए। बिल्कुल वैसे जिस तरह शहद के गुच्छा आपने देखा हो, मक्खी, शहद की मक्खी का जो गुच्छे को अगर आप माइक्रोस्कोप में देखें तो वो कॉब बनाया होता है, वो आप सोचें उनका साइज बड़ा होता जा रहा है छोटा होने के। ये है एक प्रोसेस ऑस्टियोपोरोसिस का। ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑन द अदर हैंड, हड्डियों की जो बुनियाद है वो कमजोर नहीं हुई, लेकिन जो जॉइंट है एक्चुअली, जिसको चिकनी हड्डी कहते हैं, उसकी लेयर के घिसने के प्रोसेस को कहते हैं आर्थराइटिस। उससे होगा क्या कि अगर इंसान का एक जोड़ नॉर्मल मूव कर रहा है, वो मूव नहीं करेगा, उसके अंदर उसको पेन होगा, उसके अंदर उसको डिस्कम्फर्ट होगा, उसके अंदर उसको स्वेलिंग होगी, वो लंगड़ा के चलेगा। अब आर्थराइटिस ज्यादातर घुटने में भी होता है, कूले में भी होता है, तो कॉमनेस्ट प्लेसेस ऑफ आर्थराइटिस है हिप्स एंड नीज, उसके बाद फिर बाकी जोड़ भी एंड बोथ डिजीजेस आर मोस्ट पेनफुल, दोनों तकलीफ में है। एब्सोल्युटली। उसकी वजह है कि मैं और आप देखें जिस तरह नॉर्मल चल फिर रहे हैं, अचानक आप सोचें कि आप उस जोड़ पे वजन नहीं डाल पा रहे, इसलिए कि आपके जोड़ के ऊपर जो कवर लगा हुआ वो घिस चुका है, जिस तरह गाड़ी का टायर घिस गया, तो आप उसके ऊपर चलते जब जाते हैं, चलते जाते हैं तो वो और घिसता रहता है और घिसता रहता है। ठीक है। अच्छा सर, मुझे बताएगा कि ये जो परसेंटेज है, क्या इसका जो नंबर है दैट इज इक्वल खवातीन और आदमियों, मर्दों में भी, या हम अक्सर सुनते हैं कि खवातीन जो है वो ज्यादा इस मर्ज का शिकार होती है, इसकी क्या खास वजह है? एविडेंस ने शो किया कि फीमेल्स के अंदर ज्यादा है और उसके पीछे मल्टीपल कॉजेज हैं। एक तो फीमेल हार्मोन्स का रीजन, पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड अदर मल्टीपल हाइपोथायराइडिज्म, और मुख्तलिफ कॉजेज हो सकते हैं, लेकिन अगर एवरेज निकाला जाए तो फीमेल्स आर मच मोर प्रोन टू ऑस्टियोआर्थराइटिस कंपेयरिंग टू मेन। अच्छा, तो इसके पहले से कोई एहतियात की जा सकती है? लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लाए जा सकते हैं? वेट लॉस, एक्सरसाइज हैव शोन टू रिड्यूस द प्रोग्रेशन ऑफ आर्थराइटिस। मतलब इस एविडेंस ने शो कर दिया कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं रेगुलरली, जो रोजाना आधा घंटा या 40 मिनट्स ट्रेनिंग करेंगे, उसमें कुछ भी शामिल हो, साइकिलिंग, वॉक, एक्सरसाइज, उनको रिस्क ऑफ आर्थराइटिस कंपैरेटिवली उन लोगों से जो नहीं करते कम होता है। अच्छा, ठीक है सर। इसमें जिस तरह से जो ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं या जो शुगर पेशेंट्स हैं, उनके लिए जो है आर्थराइटिस का हो जाना या ऑस्टियोपोरोसिस का हो जाना वो और खतरे की घंटी बजा रहा है। अब नेचुरल सी बात है, अगर एक इंसान को आर्थराइटिस है और उसके साथ उसको ये डिजीज भी है, जिस तरह डायबिटीज होगी, हाई ब्लड प्रेशर, तो वो ज्यादा रिस्क है उनको कॉम्प्लिकेशन होने का इस सर्जरी की जो हम आर्थराइटिस की सर्जरी करते हैं, फर्ज करें नी रिप्लेसमेंट हो गया, जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो एक अच्छी चीज़ ये है कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए उनकी डायबिटिक को कंट्रोल करना भी बेनिफिशियल है अगर वो एक्सरसाइज करते हैं, और ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करने में बेहतरी आएगी अगर वो अपना वेट लॉस करेंगे, डाइट को ख्याल रखेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन ये कि मेजॉरिटी पेशेंट्स जो मेरे पास ट्रीटमेंट कराने आते हैं, दे ऑल हैव, मोस्ट ऑफ देम, एल्डरली की मैं बात करूं, ओवर 60, दे हैव डायबिटीज एंड हाई ब्लड प्रेशर। उनके लिए ज्यादा ये कॉमन होता है, और वी डू ट्रीट देम, वी हैव अ सिस्टम इन प्लेस इन विच वी चेक देम फर्स्ट। हम उनको देखते हैं, एग्जामिनेशन होती है, हमारी मेडिकल टीम और एक्सपर्ट्स उनको चेक करते हैं, एंड द ट्रीटमेंट इज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिकॉज जो पेशेंट्स कंट्रोल डायबिटीज होती है, जिनकी और कंट्रोल ब्लड प्रेशर होता है, उनकी ट्रीटमेंट वैसी होती है जिस तरह बगैर डायबिटीज के जो पेशेंट है। तो सर ये ओवर द नाइट तो डेवलप नहीं होता ऑब्वियसली, इसके पीछे यकीनी तौर पे कुछ ऐसी कोताहियां या गलतियां होती हैं जो हम मुसलसल हमारे लाइफस्टाइल में कर रहे होते हैं या बेहतरी नहीं लेकर आ रहे होते हैं। तो पहला सिम्टम बॉडी क्या आपको इंडिकेशन क्या देगी? पहले आपने डिसाइड ये करना है कि आर्थराइटिस का कॉज क्या था। एक होता है ट्रॉमेटिक कि हड्डी टूटी और उसकी वजह से वो जोड़ खराब हो गया, और एक होता है नॉन ट्रॉमेटिक कि बगैर ट्रॉमा के नेचुरल हिस्ट्री ने एज से रिलेटेड आहिस्ता आहिस्ता जोड़ को खराब कर दिया। कॉमनेस्ट सिम्टम्स पेशेंट का होगा पेन। सबसे पहला सिम्टम्स पेशेंट बताता है कि मुझे रात में दर्द होता है, माइल्ड पेन कि मैं रात में उठता हूँ, मुझे रात में नींद में मेरे घुटनों में दर्द होता है, मेरे नमाज पढ़ते हुए अक्सर लोगों को, खास तौर पे नमाज पढ़ते हुए, इसलिए कि हमारे कल्चर के अंदर नीलिंग करना कॉमन है। सेकंड सिम्टम्स के अंदर मोबिलिटी इफेक्ट होती है कि इंसान चलता है तो जो एक आदमी पहले चलता था 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर, वो ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट या 5 मिनट चल पाता है। थर्ड सिम्टम रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट के मतलब वो जोड़ जो पूरा बेंड और सीधा होता था, वो बेंडिंग और सीधा होना उसका कम होने लग जाता है। और फिर आपको जरूरी बात है स्पेशलिस्ट को दिखाना जरूरी है ताकि वो उसके एक्सरे करके या एमआरआई स्कैन करके इसको आइडेंटिफाई करें। ठीक है, डॉक्टर उमर भट्ट हमारे साथ शामिल गुफ्तगू भी हैं। अब खासकर हम बात करेंगे जब ब्रेक पर अभी चूंकि जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो हमारे पाकिस्तान में जो हेल्थ सिस्टम है उसमें कौन कौन सी मेजर तब्दीलियां लाने की जरूरत है। डॉक्टर साहब इस हवाले से क्या काम कर रहे हैं इन पाकिस्तान। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ इस पर भी गुफ्तगू करेंगे, रोशनी डालेंगे। आप साथ रहिएगा।
वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। बात हम लोग कर रहे हैं आज हड्डियों की कमज़ोरी से मुतल्लिक और डॉक्टर उमर भट्ट हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। सर, बोन स्ट्रेंथन के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे जो लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री भी रह चुकी है, उनको आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे मुल्क में हमेशा से एक चीज़ का बड़ा फुकदान रहा है और वो ये है कि हम लोग डायग्नोसिस को इस्टेब्लिश नहीं करते और उससे पहले ट्रीटमेंट ख़ानदान वाले कर लेते हैं। और डायग्नोसिस को इस्टेब्लिश करने के लिए आपको सबसे पहले रूट कॉज को देखना है कि रीज़न क्या है। मेरे पास अक्सर पेशेंट आके क्वेश्चन करते हैं कि सर हमें हड्डी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेडिसिन दे दें। तो मैं उनको कहता हूँ आप कैसे बता सकते हो कि आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं? तो सबसे पहले हमें डायग्नोसिस लगाना है और उसके लिए आपको स्पेशलिस्ट को देखना पड़ेगा या रिमेटोलॉजिस्ट को या ऑर्थोपेडिक सर्जन को कि रूट कॉज क्या है। जब आपको रूट कॉज पता चल जाए तब आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। इसलिए हमारे यहाँ विटामिन डी की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है, कभी कभी यूरिक एसिड बहुत हाई होता है। तो अगर आप किसी पेशेंट्स को विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं है और विटामिन डी की टैबलेट देने लग जाएंगे तो लॉन्ग टर्म में टॉक्सिसिटी की वजह से उनको प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको कोई फीलिंग हो रही है कि मेरे जोड़ों में दर्द है तो आप स्पेशलिस्ट को दिखाएं इससे पहले कि हम अब अगर हम बात करें कि वैसे अपने आप को हेल्दी रखने का क्या ऑप्शंस हैं, तो एक्सरसाइज करना, हेल्दी खुराक खाना, टाइम पर सोना, ये चीजें आप करेंगे तो वैसे भी यू कीप योरसेल्फ वेरी हेल्दी एंड इन गुड शेप। अच्छा, आपने बताया कि बॉडी जब सबसे पहले इंडिकेट करती है तो रात में या नमाज पढ़ते वक्त जो है जोड़ों में तकलीफ, हल्का एहसास उसका होता है। तो अगर इसको उसी वक्त सीरियस लिया जाए या इसके क्योर की तरफ जाया जाए तो बेहतर है कि हम ज़्यादा नुकसान नहीं उठा पाएंगे और इसका इलाज जो है वो बेहतर होगा। जी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को स्टार्ट में पिक कर लेंगे तो आप उसको उस एक्सट्रीम पे ले जाने से या तो डिले कर देंगे या स्टॉप कर देंगे। और अब हमारे पास वो एडवांसमेंट आ गई है दुनिया के अंदर पिछले 5-8 साल में डेवलप कंट्रीज़ के अंदर कि हम पेशेंट्स को सर्जरी से पहले बगैर सर्जरी के ट्रीट करते हैं, जिसके अंदर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट अब ज़्यादा एडवांस है। अब एक इंसान के जोड़ ख़राब होना शुरू हुए हैं तो उसके अंदर सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर आप पेशेंट की लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, फिजियोथेरेपी और स्टेम सेल जो आज के दौर के अंदर जिसके अंदर आपकी अपनी बॉडी से वो सेल्स निकाले जाएँ जो आपके कार्टिलेज को और आपके जोड़ को ठीक करते हैं, वो इंजेक्ट किए जाते हैं, जिसका कॉमन एक नेम पाकिस्तान के अंदर जो हेयर ट्रांसप्लांट में भी यूज होता है PRP है, जिसको कहते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। लेकिन इसके बहुत सारे और भी ब्रांचेस हैं, जिस तरह मीजनकाइमल स्टेम सेल है, लिपोजेम है, मतलब फैट से लेना। लेकिन कॉमनेस्ट जो ऑप्शन है वो है PRP। आपने ब्लड लिया, ब्लड में से वो चीज़ें एक्सट्रैक्ट की जिसको प्लेटलेट्स कहते हैं। प्लेटलेट्स अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज़ बनाई है जो जोड़ों को ऊपर जो चिकनी हड्डी लगी हुई है उसको हील करने में हेल्प करते हैं। वो आप इंजेक्शन पेशेंट्स को लगा देते हैं जिससे उनकी हीलिंग में बेनिफिट होता है। डॉक्टर साहब, कितने ख़राब केसेस आपके पास यूजली आते हैं जो किसी ना किसी हकीम से या लोकली जो उसका क्योर करने की कोशिश की होती है, तो कितने वर्स्ट केसेस आते हैं और क्या परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर चूँकि इस फील्ड के अंदर इतना ज़्यादा काम नहीं किया गया ऑर्थोपेडिक्स के अंदर, ख़ासतौर पे स्पोर्ट्स इंजरीज़ में, तो बहुत ज़्यादा रेफरल आते हैं। जब से पिछले 2-4 साल में आई बिकेम ऑब्वियसली मोर फ्रीक्वेंट कमिंग टू पाकिस्तान, फिर आपका जब एक रिजल्ट्स अच्छे होते हैं तो पेशेंट्स को पता चलता है वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू के व्हाट आई डू, तो बहुत ज़्यादा रेफरल्स आते हैं। हमारे यहाँ डिफरेंस ये है कि मैं ज़्यादातर सर्जरी घुटना खोले बगैर करता हूँ, जिसको आर्थ्रोस्कोपिक, जिस तरह पित्ते का इलाज एक ज़माने में पूरा पेट काट के किया जाता था, अब आप लेज़र से हैं जिसको लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, इसी तरह मैं नी जॉइंट को बगैर खोले घुटने के अंदर आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी करके कर देता हूँ। लेकिन ये सिस्टम को बनाने में आपके पास ब्रिटिश सिस्टम या कोई भी अमेरिकन सिस्टम या ऑस्ट्रेलियन सिस्टम के अंदर 18-19 साल काम करके आपको वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। अब ये सर्जरी मैं एक दिन में 7 से 8 करता हूँ और सारे पेशेंट अगले दिन घर चले जाते हैं। हमारा सिस्टम इतना रोबस्ट हो चुका है कि हम 7:30 लिस्ट स्टार्ट करते हैं और 5 o'clock ख़त्म हो जाता है। पेशेंट दूसरे दिन वॉक करके घर जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन द लास्ट फ्यू ईयर्स वी हैव डेवलप्ड ऑलमोस्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट। यहाँ के अब मेरे पास 20% पेशेंट पाकिस्तान से बाहर से आते हैं इलाज कराने। तो वी हैव गुड सर्जन्स लाइक मी, वी जस्ट नीड टू सपोर्ट देम। हमें अपने मुल्क के अंदर ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए ताकि और लोग आए और अपनी नॉलेज ट्रांसफर करें नेक्स्ट जनरेशन को, ताकि हमारे मुल्क के अंदर ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर साहब, यू आर डूइंग रियली वेल इन दैट वे, आप बहुत अच्छा उसमें काम कर रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान की शायद तारीख के अंदर 35 साल से हमारी ये फील्ड है ऑर्थोपेडिक्स की, उसके अंदर वैसे तो लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन आई वाज द फर्स्ट सर्जन हु वाज रिकॉग्नाइज्ड टू रन स्पोर्ट्स सर्जरी फेलोशिप प्रोग्राम। तो मैंने 3 फेलोज अब तक 1-1 साल की ट्रेनिंग करवा के उन्हें अपने अपने सेंटर्स में भेज दिया जहां वो इस सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी प्राउड टू से कि आई वुड बी द फर्स्ट सर्जन नेक्स्ट ईयर
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसको सीकॉट कहते हैं, उन्होंने मुझे रिकग्नाइज किया है कि बाहर से सर्जन आएंगे मेरे पास पाकिस्तान 3 महीने के लिए ट्रेनिंग करने, एंड दे विल पे देम ऑलमोस्ट 5 लाख रुपीस पर मंथ टू गेट ट्रेनिंग विद मी एंड देन दे विल फ्लाई बैक, व्हिच इज अ गुड थिंग फॉर आवर कंट्री। बिल्कुल। अच्छा, यूजुअली यहाँ से लोग अपना इलाज करवाने के लिए, हम देखें चाहे वो बड़े बड़े सियासतदान हो या बहुत एलीट क्लास हो, वो यहाँ से यूजुअली अपना इलाज करवाने के लिए इंग्लैंड का रुख करते हैं या अमेरिका का रुख करते हैं। तो आप ऐसी कौन सी टेक्निक्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं जिसकी वजह से लोग पाकिस्तान में अपना इलाज करवाएंगे? देखें, सबसे पहले कम्युनिटी के अंदर अवेयरनेस लेकर आना है, लोगों को कॉन्फिडेंस हो कि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का ऑपरेशन हो रहा है। वो हम लोगों ने ऑलरेडी शुरू कर दिया था काफ़ी अरसे से, सोशल मीडिया के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू, कोर्सेज के थ्रू। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान के अंदर हमारे जो यूनिट है उसके अंदर हम उसी स्टैंडर्ड का ऑपरेशन करते हैं जो दुनिया में कहीं भी हो। उसको रिकग्नाइज भी किया जा रहा है दुनिया भर में, जिस तरह मुझे बुलाया जाता है, मेरे कोलीग्स को बुलाया जाता है बाहर मुल्कों में लेक्चर्स के लिए, ट्रेनिंग के लिए और कॉन्फ्रेंसेस के लिए। और उसके अलावा हम लोग सारे मिल के, मेरे ब्रिटिश कोलीग्स जो दोस्त हैं जो बाहर से आ रहे हैं, हम लोग मिल के एज ए रोटेशनल बेसिस पे काम करते हैं। मेरी जिस तरह फील्ड नी एंड शोल्डर है, मेरा कोलीग है वो स्पाइन करता है, एक और कोलीग है जो फुट एंड एंकल स्पेशलिस्ट है, और इंशाल्लाह ताला अगले 18 मंथ्स में हम अपना स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल लाहौर में खोलेंगे। अच्छा, कॉन्वर्सेशन से पहले या प्रोग्राम के आगाज से पहले आप गुफ्तगू कर थे रोबोटिक सर्जरी से मुतल्लिक। आई वुड लाइक अगर आप शेयर करें ये कॉन्सेप्ट हमारी ऑडियंस के साथ। देखें, इंसान के हाथ और इंसान के जिस्म के अंदर एक लिमिटेड प्रिसिजन होती है। मैं अपनी अगर हाथ से किसी डॉट के ऊपर निशान मारूंगा, जो हम डॉट गेम खेलते हैं, तो बहुत कम चांस है कि 15-20 के बाद वो सेंटर में जाके लगेगा, अनटिल मैं सालों से उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जो गेम भी खेल रहे होते हैं, आपने देखा है डॉट की, उसके अंदर भी हर दफा वो सेंटर में नहीं मारते। रोबोट्स इसको 100% सेंटर में मारेगा। रोबोटिक सर्जरी का बेनिफिट ये है कि सर्जरी के दौरान प्रिसिजन बहुत ज्यादा होगी। जब हम नी रिप्लेसमेंट करते हैं तो हम हड्डी की जो कवर होता है उसको काटते हैं अपने हाथ से मशीन लेके। तो मेरे हाथों में जितना प्रिसिजन है, अगर मेरी एज ज्यादा होगी, I'm 50-55, तो मेरा हाथ कांपेगा भी। हो सकता है 1 या 2 मिलीमीटर कट का डिफरेंस हो। रोबोटिक सर्जरी उसको बचाता है, वो उतना ही एक्यूरेट कट कटेगा जितना उसके सॉफ्टवेयर में लोड हुआ है। इसको कहते हैं रोबोटिक आर्म। लेकिन आपको लगता है इसमें काफी ज्यादा चैलेंजेस होंगे इनिशियली लोगों को इस पर कन्विंस करने के लिए, या एक वो जो मिथ्स या एक जो खौफ यूजुअली होता है? क्योंकि हमारे यहाँ लोग तो वैसे यूजुअली आमतौर पे डॉक्टर के पास जाना या ऑपरेशन करवाना बड़ा उससे घबराते हैं और खौफ खाते हैं और पेन बर्दाश्त करते रहते हैं। आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा? नहीं, चैलेंजिंग इसलिए नहीं होगा कि रोबोट्स को कंट्रोल हम करेंगे। वो सिर्फ रोबोटिक आर्म होगा जिसके ऊपर मेरा हाथ रखा होगा। कट के टाइम रोबोट्स ने मेरी हेल्प करनी है, बाकी सारी सर्जरी मैं ही कर रहा हूँ। इंडिया के अंदर आप हैरान होंगे कि 100 रोबोट्स हैं। इंग्लैंड के अंदर शायद 200 हैं, ऑस्ट्रेलिया में 200 हैं, पाकिस्तान में एक भी नहीं है। तो वी आर वर्किंग ऑन इट, और इंशाल्लाह ताला व्हेन वी विल बी बिल्डिंग अप आवर सेंटर, आई एम टॉकिंग विद द कंपनी, सो वी विल बी प्रॉब्ली द फर्स्ट सेंटर इंशाल्लाह हु विल ब्रिंग द रोबोट्स इन पाकिस्तान इंशाल्लाह। डॉक्टर उमर हमें थोड़ा सा स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में बताएगा, कौन-कौन से चैलेंजेस दरपेश थे और इसमें क्या-क्या भी चेंजेस आप? जब मैं आया था नया तो पाकिस्तान में स्पोर्ट्स इंजरीज के ऊपर कोई लोग ज्यादा काम कर नहीं रहे थे। स्पोर्ट्स इंजरीज क्या हैं कि एक लड़का क्रिकेट खेल रहा है मोहल्ले में, एक प्रोफेशनल गेम खेल रहा है और उसकी नी को झटका लगा और उसके नी के अंदर जो लिगामेंट्स होते हैं वो डैमेज हो गए। अब उस बेचारे को चूंकि आइडिया नहीं है इस चीज का, वो उस पर गेम खेलता रहता है अनटिल अनलेस कि उसकी नी के अंदर जो बाकी स्ट्रक्चर हैं जो इंसान के जोड़ को बचाते हैं वो भी डैमेज हो गए। तो आहिस्ता आहिस्ता इस सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि अब नॉलेज इतनी ज़्यादा हो चुकी है मीडिया पे भी, और नॉलेज इतनी ज़्यादा हो गई है इंटरनेट पे भी कि लड़के गूगल में सर्च करते हैं ACL इंजरी, उनको पता चल जाता है क्या। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वी ट्रीट आवर पेशेंट वेरी फास्ट। वो आते हैं, हम उनको ट्रीट करते हैं और वो दोबारा उसी फिटनेस पे जाके गेम खेलते हैं जिस तरह पहले खेलते थे। अगर एक लड़का प्रोफेशनल फुटबॉल खेल रहा था वो दोबारा फुटबॉल खेलता है, अगर एक प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता था वो दोबारा क्रिकेट खेल रहा है। इसी तरह आपने सुना होगा लड़कों के कंधे निकल जाते हैं, डिस्लोकेट हो जाते हैं। हाँ। पाकिस्तान के अंदर कॉमन है कि इसको कंधा खोल के लोहे के स्क्रू लगाते हैं। हम लोग अब यही सर्जरी सिर्फ 2 सुराख से कर देते हैं। पेशेंट का सुबह में सर्जरी इतनी एडवांस हो चुकी है कि हम सिर्फ पेशेंट को सुबह में सर्जरी करते हैं, शाम में वो घर होता है। इसको कहते हैं आर्थ्रोस्कोपिक शोल्डर स्टेबलाइजेशन। और इसी तरह अगर किसी इंसान के कंधे के जो फट्टे हैं वो टूट जाते हैं जिससे वो हाथ उठा नहीं सकता, ये भी बगैर कंधा खोले हम रिपेयर कर देते हैं। उसका बेनिफिट क्या है? पेशेंट को पेन कम होता है, पेशेंट रिकवर जल्दी होता है, पेशेंट को फिटनेस बहुत जल्दी, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसका आउटकम जो है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो ये चीज इंग्लैंड में और USA में पिछले 50 साल से हो रही है। पाकिस्तान लैग कर रहा था, अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों में उसमें अवेयरनेस होने की वजह से यंग लड़कों के अंदर ये एंथुसियाज्म आ गया कि हमने भी सीखना है। वो सीख भी रहे हैं, वो जा भी रहे हैं और हम भी उनकी हेल्प कर रहे हैं इसकी ट्रेनिंग करने में। ठीक है डॉक्टर उमर, लास्ट कमेंट में आपसे लूंगी कि हम अपने लाइफस्टाइल में हमें कौन-कौन सी तब्दीलियां लाने की जरूरत है? देखें, सबसे पहले आप लोगों ने अपनी हेल्थ को इस तरह लेना है कि आज के दौर के अंदर लोगों को ये समझना चाहिए कि जिंदगी स्मार्ट लाइफ गुजारनी है, रिच लाइफ नहीं गुजारनी। इंग्लैंड के अंदर उन लोगों ने इस चीज को समझ लिया था कि हमने अमीर जिंदगी नहीं गुजारनी, हमने हेल्दी जिंदगी गुजारनी है। हमारे यहाँ लोग जब 60 साल के होते हैं उनको हम बिस्तर पे लटा देते हैं। इंग्लैंड में जब 60 साल के होते हैं तो 80 साल
साल तक एंजॉय करते हैं लाइफ को। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये जहन में बिठा लेना कि वी नीड टू लिव अ स्मार्ट लाइफ। स्मार्ट लाइफ क्या होती है? हेल्दी रहना है, एक्सरसाइज करना है, फिटनेस पे अपने आप को मेंटेन रखना है, ताकि जब आप रिटायर हों तो असल एंजॉय अपनी लाइफ को तब स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर उमर, आपने टाइम निकाला जनाब। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात कुछ नए सेगमेंट्स और कुछ नए मेहमानों के साथ। अपना तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।